तमिलनाडु में लड़ाई डीएमके और बीजेपी की नहीं है। हाँ। तमिलनाडु में लड़ाई बीजेपी और एआईएडीएमके की है कि क्या वो इतना मेजर जंप मार सकते हैं। अगर केजरीवाल अंदर जाते हैं या आम आदमी पार्टी धराशायी होती है, भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लोग खुश होंगे। ये 200 सीटें जो हैं ये है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट कंटेस्ट। पहला ब्लॉक 100 सीट का वो है संकेत जहां पे भाजपा नदारद है। भाजपा है ही नहीं, मुकाबले में भी नहीं है, स्कोप में भी नहीं है। जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने बोला है संसद में वो दिन है और आज का दिन कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है 272 आ सकती है कि नहीं। हाँ। आइए अब साउथ में लास्ट के लिए रखूंगा, ईस्ट की ओर जाते हैं जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट भी जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगेन वही बात, जो सबसे रोचक मुकाबला था 2019 का वो यूपी ना हो करके पश्चिम बंगाल हो गया। और मतलब वो हमने विधानसभा में भी होते हुए देखा, वो एक्सटेंशन हुआ। इसका फायदा बीजेपी को ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बन गई है वो, चाहे लोकसभा में या विधानसभा में, मतलब वो ऑलमोस्ट नेक एंड नेक आते हुए। इस बार आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में वो तो अपना खेला होबे कर ही रही है। हाँ? खेला होबे और एक एक सीट पे खेला होबे। हाँ। मतलब जो पश्चिम बंगाल की इस बार की लड़ाई है, महाराष्ट्र की दूसरे कारणों से मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र की कांटे की टक्कर होगी। पश्चिम बंगाल में कंफ्यूजन नहीं है, महाराष्ट्र में कंफ्यूजन है। पश्चिम बंगाल में एक एक सीट की कांटे की लड़ाई है। ममता बनर्जी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, किसी को भी इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हिस्टोरिक मैंडेट उन्होंने 200 प्लस सीटों का लिया है और अभी भी उनका जादू बरकरार है। लेकिन बावजूद उसके पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन, ये आज बंगाल की राजनीति का सच है। कोई अगर ये सोचे कि ये नहीं हो रहा है तो वो, मुझे लगता है कि वो वर्तमान वहाँ की राजनीतिक यथार्थ से परे है। संदेश खाली का कोई आपको बोले कोई असर नहीं है तो वर्तमान राजनीतिक यथार्थ से परे है। हाँ, असर क्या इतना है कि वन वे स्वीप है, ये भी नहीं है। क्योंकि जैसे हमने आपको बोला कि शुरुआती 100 सीटों पे जहाँ बीजेपी 0 है वहाँ पे 5% से बढ़ के 15% हो सकती है। लेकिन इसका मतलब नहीं सीटों में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह बंगाल में क्या है, ममता बनर्जी का गढ़ अब अर्बन बंगाल है, साउथ बंगाल है, कोलकाता एडजॉइनिंग। बीजेपी का ग्रोथ वहाँ पे सारा रूरल बंगाल में हुआ है, कंप्लीट। अब इस सारे चीजों के बाद में क्या बीजेपी अर्बन बंगाल, भद्रलोक जिसे कहते हैं, क्या भद्रलोक में एंटर कर पाएगी, ये सवाल है। और कर पाएगी तो कितना कर पाएगी, वोट शेयर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या सीट जिताने की हद तक बढ़ेगा, ये। दूसरी तरफ क्या रूरल बंगाल में वो अपने जितना भी जीता था उसको इंटैक्ट रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। ममता बनर्जी जिस तरीके से आसनसोल उन्होंने लड़ाया, जिस तरह से जीता, और भी बाई इलेक्शंस उन्होंने जैसे लड़ाए, जीते। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की तो नहीं करूँगा, पर आप भी जानते हैं कारण क्या है उनके, क्योंकि वो कोई लोकतंत्र नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की समस्या क्या है कि वो जितने भी शासन के स्वरूप पश्चिम बंगाल में हो सकते हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे राज्य हो, हर जगह पे वही काबिज है। और जब आप हर सत्ता के केंद्र पे काबिज होते हैं तो जनता के गुस्से के प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व नहीं मिलता। तो अब कुकर फटेगा और या फिर खाना अच्छा बनेगा, बीच का नहीं होने वाला है। तो ये अजीब हो गया। आपका जो पॉइंट है वो ये है कि सपोज अगर मैं ममता बनर्जी से गुस्सा हूं तो उनको पंचायत में हरा दूं या कहीं किसी बाय इलेक्शन में हरा दूं, वहां पर उनका पूरा एक तरफा हर जगह पे, हाँ, हर जगह है। तो केंद्र से नाराजगी के मुद्दे पे कितना आप वोट मांग सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, बंगाल के लिए अच्छे नहीं है, आप बंगाल की 42 सीटें हमको दे दीजिए। आपने पंचायत हमको दी है, आपने म्यूनिसिपैलिटी हमको दी है, आपने असेंबली हमको दी है, लेकिन आप 42 लोकसभा भी हमको दे दीजिए। ये नैरेटिव या कैंपेन इम्प्रोबेबल है, ठीक ना। अब इस प्रोबेबिलिटी में क्या चीज ऐड होती है, वहां का डेमोग्राफिक्स, जो कि माइनॉरिटी वोट भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य पड़े, उस तरीके से बोले जहाँ पे हैं, और वो एक तरफा वोट पिछले चुनाव में पड़े और अभी भी पड़ रहे हैं। लेकिन बावजूद उस माइनॉरिटी वोटिंग के पिछले विधानसभा चुनाव में हमने भी ये भी देखा कि वो
काउंटर हिंदू पोलराइजेशन में तब्दील नहीं हुआ। इसीलिए ममता बनर्जी की वोट 50% के ऊपर गए। अब सवाल ये है कि क्या ये पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन की लड़ाई इस बार उस ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी के उसके साथ में बीजेपी को कुछ फायदा करती है, या ममता बनर्जी जो विधानसभा में गेन किया था उसी रथ पे, उसी स्पीड में बुलेट ट्रेन की तरह निकल जाती हैं बीजेपी को दबाते हुए? ये सवाल है। और बंगाल में बहुत धांसू कांटे की लड़ाई होगी, वो देखने लायक बिल्कुल होगा। वैसे ही जैसे 2019 में हुई थी। बिल्कुल एक एक सीट पे, उससे ज्यादा इंटेंस होगी, उससे भी ज्यादा इंटेंस होगी। अब इसमें लेफ्ट और कांग्रेस के, क्योंकि देखिए अगर आप वोट शेयर देखें यशवंत जी, तो ना तो टीएमसी का वोट शेयर कम हुआ और उनका तो बीजेपी का तो बढ़ा ही। और ऑब्वियसली इन लोगों ने जब अपने वोट शेयर बढ़ाए तो कांग्रेस को एकदम ध्वस्त कर दिया और लेफ्ट को एकदम खत्म कर दिया। तो इनके कमज़ोर, और वहाँ पर जो जितने लोकल पत्रकार हैं या लोग हैं जिनसे आप एनालिस्ट से बात करते हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी का राइज ही लेफ्ट और कांग्रेस की फॉल की वजह से हुआ है, क्योंकि टीएमसी ने तो अपना कम किया नहीं। जी, वो तो वोट परसेंटेज बढ़ाया ही है उन्होंने। इसीलिए तो ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट अकेले लड़े, क्योंकि अगर उनका ग्राफ बढ़ेगा तो बीजेपी का ग्राफ कम होगा। सीधी सी बात है। बीजेपी का राइज, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस और लेफ्ट के ध्वस्त होने से भाजपा खड़ी हुई है। और अगर कहीं भूले भटके लेफ्ट खड़ा होता है दोबारा, तो वो केजरीवाल और राहुल गांधी के रेटिंग वाला इक्वेशन है। तो ममता बनर्जी इसीलिए चाहती हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस पूरी ताकत से लड़े। जितना वो ताकत से लड़ेंगे बीजेपी का ग्राफ उतना कंटेंट रहेगा या नीचे जाएगा और वो जीतेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर इस पोलराइजेशन में बाइपोलराइजेशन फर्दर हुआ और कांग्रेस और लेफ्ट का ग्राफ 12% से घट के 6% आ गया और बीजेपी का ग्राफ कहीं 6-7% बढ़ गया, तो वो सीट में रिफ्लेक्ट करेगा ममता बनर्जी के अगेंस्ट। इंटरेस्टिंग। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। और बंगाल भी एक्चुअली में, आप साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, कोलकाता एरिया, डेल्टाइक एरिया, और आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि बंगाल भी कोई एक राज्य की तरह बिहेव नहीं करता है, पूरा होमोजेनस। वैसे महाराष्ट्र नहीं करता, बंबई की राजनीति मराठवाड़ा से अलग है, मराठवाड़ा की विदर्भ से अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों की तरह बिहेव करते हैं। वैसे ही बंगाल का भी है। तो बंगाल के भी रीजनल वेरिएशंस बहुत हैं, इसीलिए इतने सारे फेजेस में इलेक्शन हो, इसीलिए फेजेस में भी होंगे, कैंपेन कांटे का होगा, बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी। इन दोनों ही राज्यों में एक एक सीट की लड़ाई देखने लायक होगी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। नॉर्थ ईस्ट पर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से शुरू करते हैं। मणिपुर में कांग्रेस ने मणिपुर का जो प्रकरण था उसको कैपिटलाइज करने की बहुत कोशिश की। आपको लगता है उसका चुनावी फायदा, वो लोकसभा कम है वहाँ पर, लेकिन वो क्या है ना, एक इफेक्ट होता है कि आपने अपनी बात की और वो संदेश जो है वो फ्रक्टिफाई होते हुए दिख रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो सीए और एनआरसी वाली जो बहस है नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग तरीके से हो रही है। ये तो बंगाल में भी फैक्टर है। बंगाल में भी फैक्टर है, लेकिन बंगाल का फैक्टर अलग है और नॉर्थ ईस्ट। बंगाल में क्या है, वो कम्युनल पोलराइजेशन के कारण वन वे ट्रैफिक की तरह से है। अब मैतेई वाला मामला आ गया, उसको अगर उन्होंने कर दिया तो वो सद गया है पोलराइजेशन में। नॉर्थ ईस्ट में तो मिजोरम में हमने देखा कि बहुत बड़ा मुद्दा बना, मतलब क्योंकि वो मिजो आइडेंटिटी और क्रॉस बॉर्डर लोगों का आना जाना, अभी इन्होंने तय किया कि नहीं, वो बॉर्डर वो बंद करेंगे उस तरीके से, जो आना जाना मिजो लोगों का बर्मा इधर से था वो बंद करने की बात हो रही है। उसका इफेक्ट पड़ेगा। मणिपुर में जहाँ तक सवाल है, मणिपुर पेचीदा ये है कि इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर ये डेमोग्राफिकली बिल्कुल 236 हैं। कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि अगर वो नॉन मैतेई वाले ब्लॉक को एड्रेस करेंगे तो आउटर मणिपुर जीत जाएंगे, और अगर मैतेई को करेंगे तो इनर जीत जाएंगे, बाहर वाला हार जाएंगे। तो पोलराइजेशन के गेम, सवाल यह है कि इस गेम में 2 हाथ में लड्डू नहीं हो सकता, एक ही हाथ में एक लड्डू होगा। एक रिझालो जो भी है, तो एक रिझाओगे तो एक छोड़ना पड़ेगा। तो वो एक रिझाओ एक छोड़ो वाली जो परिपाट उसमें है, उसमें बीजेपी इनर मणिपुर कितना भी मैतेई नाराज हो, कुछ भी हो, बीरेंद्र मनके सिंह के साथ में मैतेई सेंटिमेंट तो जुड़ा, इसीलिए बीजेपी उनको रिप्लेस नहीं कर पाई। तो एक सीट तो निकाल ही लेगी। अब इसके बियॉन्ड बीजेपी की राजनीति है, दरअसल वहाँ पे लोकल स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति है, और वो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति हमेशा से जो केंद्र में रहा उसके बिल्कुल साथ में आने की है। अब उसमें न नागालैंड में बीजेपी का कोई रोल है, ना मिजोरम में रोल है ना, मेघालय में नहीं है। अब इन सारे राज्यों को हटा दिए तो त्रिपुरा, मणिपुर,
असम तो खैर बड़ा राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 जगहों पे बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो अपने तरीके से चल रही है। मणिपुर में 1-1 का स्कोर कार्ड हो जाएगा, उसके ज़्यादा बियॉन्ड नॉर्थ ईस्ट में जिस दिन नतीजे आएंगे उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट किस तरफ जा रहा है वो समझ में आएगा। बिल्कुल। असम आ जाइए, असम इंटरेस्टिंग है क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी रेटिंग और पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री के साथ में सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है। योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा, दरअसल यही 2 राज्य सरकारें हैं जो डबल इंजन की तरह हैं एक्चुअल में। बाकी भाजपा की राज्य सरकारें डबल इंजन है संकेत, लेकिन दिक्कत यह है दूसरा इंजन गार्ड के डब्बे पे उल्टी तरफ मुंह लगा के खड़ा होता है। अब प्रधानमंत्री का इंजन अकेले खींच रहा होता है उनके उल्टे वाले मुंह वाले इंजन को भी लेकर के। ये दोनों राज्य, ये आप राजस्थान के संदर्भ में कह रहे हैं, हरियाणा के हर जगह, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में। आप इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन हमारा पोल उठा के देखिए, पिछले 5 सालों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको दिखेगा। जो टॉप जो भारत के चीफ मिनिस्टर हैं उसमें अधिकांश अपोजिशन के हैं, और यही 2 सज्जन लोग जो हैं ये टॉप में दर्शन अपनी जगह बनाते हुए दिखते हैं, और बॉटम में जितने हैं वो ज्यादातर बीजेपी और एनडीए के हैं। ठीक है ना, तो इसलिए डबल इंजन जो है ये सही है, हाँ। लेकिन 2 ही जगह पे एक डायरेक्शन में, हाँ। बाकी सब जगहों पे उल्टे डायरेक्शन, हाँ। में गार्ड के डब्बे पे उल्टी तरफ, हाँ। इसी वजह से इनको रिप्लेस करना भी आसान नहीं है। रिप्लेस तो योगी आया था नहीं, हाँ। हटे ना, लेकिन मेरे ख्याल से हिमंता ने अपने आप को बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है बीजेपी का टू गो मैन की तरह से, पॉइंट मैन फॉर द नॉर्थ ईस्ट। तो वो केवल उनके लिए असम ही वो नहीं है, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट एक रीजन की तरह बीजेपी को डिलीवर करते हैं। नेडा लीड करना, और वो सब उनका है। तो ही इज डूइंग ओके, ही इज डूइंग वेल। आई थिंक भाजपा के कोई ग्रीन शूट्स नहीं है कांग्रेस के लिए असम में। ग्रीन शूट्स हो सकते हैं प्रोवाइडेड अगर वो अपनी स्थानीय लीडरशिप को ठीक से मैनेज करके चलें। अभी तो उनकी स्थानीय इकाइयों में भी अंगिका दत्ता वाला जो केस हुआ, बाकी और भी बहुत सारे कई सारे बड़े नेता वहाँ पे छोड़ के गए हैं कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ में संगठनात्मक प्रॉब्लम है, अधिकांश जगहों पे वो दिक्कतें आ रही हैं, वो अपने संगठन को मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर संगठन को ठीक से मैनेज कर ले जाएं तो कर्नाटक की तरह रिजल्ट आ जाए, संगठन मैनेज कर ले जाएं तो हिमाचल की तरह नतीजे आ जाएं, लेकिन संगठन मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो मध्य प्रदेश की तरह रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़े से ब्रीफली सेंट्रल इंडिया और उसके बाद साउथ पर आ जाएंगे। सेंट्रल इंडिया के जो 2 बड़े स्टेट्स हैं एमपी और छत्तीसगढ़, यहाँ पर आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख्याल से कंटिन्यूएशन है, एकदम कंटिन्यूएशन, कोई सरप्राइज नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है इसमें, क्योंकि वोट शेयर का गैप ट्रैकर्स में इतना ज्यादा दिख रहा है कि अगेन इक्का दुक्का सीट एबरेशन वाली होंगी, लेकिन इक्का दुक्का सीट एबरेशन से पूरे राज्य का मूड नहीं पलट। तो इसको तो यहीं खत्म कर देते हैं, वहीं छोड़ दीजिए। अब आते हैं साउथ पर, और बीजेपी जो है वो अपने सैचुरेशन के आगे जो 370 का सपना देख रही है, जाहिर सी बात है उसमें साउथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, मतलब वो सेनेगल से लेकर के तमिल पोएट्स को कोट करना, थांती टीवी को इंटरव्यू देना, कुछ कच्चतीवू के बारे में बात करना, मतलब कोई चीज़ ने, अन्नामलाई प्रोजेक्ट तमिलनाडु में बीजेपी ने कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब जितना फुल फोर्स लग सकता था वो लग रहा है। इसका असर कितना होगा 2024 में? सीटों में कितना असर होगा ये कहना थोड़ा सा वैसा ही है, क्योंकि वही अगेन एबरेशंस को मैं कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, रामेश्वरम ये एबरेशंस मानता हूँ, क्योंकि अगर 2, 4, 5 सीटें बीजेपी मानो निकाल भी ले जाए तो भी लड़ाई उनकी मुख्य ये है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले हम AIADMK का विकल्प बन के हम राज्य में स्थापित हों। तो लड़ाई ये दूसरी है, ये लड़ाई केवल इस बात की नहीं है कि अभी लोकसभा में कौन सीटें निकालेगा। एबरेशन की सीटें केरला की भी हैं, एबरेशन की सीटें तमिलनाडु की हैं। जो एबरेशन नहीं है वो है आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो 25 का ब्लॉक है और TDP को साथ में लेकर के वो ब्लॉक उन्होंने साधा है। लेकिन वो एनडीए है, वो बीजेपी नहीं, वो बीजेपी नहीं। हाँ इतना है भाई, उनके लिए 6 सीटें छोड़ी गई हैं, 8 में से 2 पवन कल्याण के लिए, 6 इनके हाथे में आई हैं। और जिस तरह से हवा वहाँ पे है उन लोगों की एंटी इनकम्बेंसी की, और बाकी उसमें 6 में से 4 या 6 में से 5 भी निकाल ले जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो 5 सीटों का इजाफा तो होगा ना अगर वो जीतती हैं तो। इसलिए वो अगर आप तेलंगाना ये सारी चीज़ें देखें तो 2 सीट यहाँ, 4 सीट वहाँ, 5 सीट वहाँ, अप्रॉक्सीमेटली ब्लॉक में
आप काउंट करते हैं तो फिर अंत में घूमते फिरते, जैसे उड़ीसा की बात आपने की, उड़ीसा में बीजेपी का लोकसभा में अपर हैंड है, विधानसभा में बीजेपी का अपर हैंड है। तो अगर 2-4 सीटें वहां बढ़ जाती हैं तो यू विल रियलाइज कि 2-4 करते करते एकदम से आपको दिखेगा कि जोड़ते हुए 15-20 सीटें आगे निकल, क्रिकेट वाली क्रिकेट स्टेडी सिंगल्स लेते रहो। हाँ, फिर हाँ। लेकिन वो 370 में कल्मिनेट होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए बीजेपी को सैचुरेशन परफॉर्मेंस लेके जाना होगा जो 200 सीटों वाला है। सैचुरेशन परफॉर्मेंस ले जाना होगा उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में 18 सीटों का स्कोप है, बंगाल में 10-12 सीटों का एडिशनल बढ़ाना होगा। अनलाइक बिहार, वो महाराष्ट्र में ज्यादा कंटेस्ट कर रहे हैं, तो एक 10 सीट का स्कोप उन्होंने महाराष्ट्र में अपने लिए बढ़ाया है। तो ये जिसे कहते हैं ना कि हम जितने दांव फेंकें और सारे दांव सैचुरेशन पे 100% पहुंच जाए तो वो आकलन होता है। अब वो होगा नहीं होगा ये एक अलग विषय है। नहीं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ, ये तो आपने इंटरेस्टिंग बताया कि वो अब 65 से उसको खींच करके यूपी में 80 ले जाना, ये सब गणित अपनी जगह है, उड़ीसा और सब जगह, महाराष्ट्र। लेकिन साउथ में अब देखिए जो बल्क में जो मिलेगा वो अब यही एक अनएक्सप्लोर्ड, यही वो 100 सीटें हैं। और अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने बहुत पहले एक प्रक्रिया शुरू की थी, जो सीटें हम पूरी तरीके से हारे हैं, 150 या 160 सीटें आइडेंटिफाई की थी और उस पर सबसे पहले गणित बिठानी शुरू की थी जी। संभवतः ये साउथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साउथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और तो तमिलनाडु में आप कह रहे हैं एक कुछ एब्रेशन छोड़ करके कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी को। अभी वोट शेयर बढ़ेगा उनका, एब्रेशंस को छोड़ के मुझे कोई बहुत ज्यादा बड़ा सीटों के मामलों में ग्रोथ वो नहीं दिखता। सेम इज विद कर्नाटक, केरला। कर्नाटक में वो रिटेन कर ले जाए, जो बहुत बड़ा नुकसान था वो जेडीएस को साथ में लेकर उन्होंने पुरा दिया, क्योंकि जेडीएस 10% वोकालिका वोट के साथ में आ गया और जेडीएस का कोर वोट एक्चुअली एंटी कांग्रेस है, ये याद रखिएगा। इसीलिए जेडीएस जब कांग्रेस के साथ में गया उसको बीजेपी को फायदा हो गया था। करेक्ट। और उन्होंने 3 सीटें जेडीएस के लिए वो छोड़ी हैं जो कि दरअसल डीके शिव कुमार का गढ़ वाली सीटें हैं कि आप लड़ो। डीके शिव कुमार की ताकत लगेगी, हम साउथ की 5 सीटें ताकत से निकालें, जिससे ये कहने को हो जाए कि भाई देखो हमने दिया, सिद्धारमैया डिलीवर नहीं कर पाए और अब सत्ता बदलो, क्योंकि अब मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो डीके शिव कुमार की लड़ाई अलग है। हाँ। वो अलग टेंजेंट पे है। लेकिन हमारी ये 4-5 सीटों का अगर नुकसान भी होता है इनको कर्नाटक में, तो वो कंपनसेट करेंगे आंध्र में या तेलंगाना में, कोशिश करेंगे और सीटें बढ़ाने की कोशिश करेंगे तमिलनाडु में और केरला में। जैसे आंध्रा, आपने तेलंगाना की बात की, तेलंगाना में ऐसे लग रहा था कि ऑलमोस्ट बंगाल लाइक कॉन्टेस्ट होगा विधानसभा का, लेकिन उसके ग्रेटर हैदराबाद का आप देखिए, मतलब कौन कौन नहीं चले गए बीजेपी से प्रचार करने। लेकिन फिर एकदम से ही हमने देखा कि बीजेपी ने अपने आप को खींच लिया कॉन्टेस्ट से, और फिर कांग्रेस का ऐसा रिवाइवल, वो उनका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर था बीजेपी का। हाँ। बीजेपी ने तेलंगाना में दूसरी बार ब्लंडर किया। उनको यह लगा कांग्रेस को रिवाइवल से रोकने के लिए जरूरी है कि बीआरएस दोबारा जीत जाए, और समहाउ जो जितने तेजी से वो अटैक कर रहे थे बीआरएस के ऊपर, बांदी संजय जिस तरह से कर रहे थे, हाँ। अगर वो कंटिन्यू रहते तब तो हो जाते। जैसे ही उन्होंने वो हल्का किया, कांग्रेस को रूम मिल गया वहां पे ग्रो करने का वापस। कांग्रेस वहां नंबर 3 की पार्टी होने जा रही थी, वो नंबर 1 की पार्टी हो गई। और ये दूसरी बार हुआ बाय द वे। 1998 के लोकसभा चुनाव में संकेत बीजेपी को यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में अकेले 20% वोट मिले थे, और उन्होंने उसमें अगर आप रीजन वाइज देखें तो अभी के तेलंगाना को करें तो करीब करीब 32% वोट होते थे। तो 98 के वो 32% वोट वो सबको ना थाली में सजा के उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को दे दिए 99 के चुनाव में, और पुनर्मुशु को वापस आ गए। वही गलती इन्होंने इस बार दोबारा की, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, बीआरएस को जिताने के चक्कर में अपने को सुहा कर लिया। तो अब ये दिक्कत है कि अब वो ऐसा क्यों होता है, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि एक पार्टी जो कि इतनी चतुराई से सब अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कि मैं जिन लोगों का पॉसिबली उनसे फ़ायदा उठा सकता हूं उनके खिलाफ भी ज़्यादा ना बोलूं, और जहां बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना गंडासा चलाना है वो भी चला दूं, और उसके बाद भी आप इतने हल्का हाथ रख रहे हैं। देखिए बहुत प्रिसीजन पॉलिटिक्स करते करते 2-4 जगह पे गलतियां होती हैं। वो अमित शाह ने एक बार लाइन बोली थी बड़ी क्लासिकल, मुझे बड़ी हंसी भी आई थी, अच्छे से अच्छे बॉलर से भी नो बॉल हो जाती है। किस संदर्भ में बोली थी मुझे याद नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिस आया था तब उन्होंने बोला था। तो वो उस तरीके की राजनीति का है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेटेजी से भी मुझे लगता है कि वो हो जाता है। वैसे एक बात ये भी देखने की होगी कि भाई 2-4-5 सीटें जो भी बीआरएस लेके आए, मुझे पता नहीं कितनी अभी फाइनल ट्रैकर में कितनी आती हैं, लेकिन
उनके भी एनडीए ज्वाइन करने की रास्ते मर्जर एक्विजिशन में खुले ही हुए हैं। क्योंकि मुझे याद है 2009 में केसीआर अकेले चुनाव लड़े थे, और चुनाव जब तेलंगाना का खत्म हो गया उसके दूसरे दिन उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया था लोकसभा में, रिजल्ट आने के पहले। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद वो अलग टेरिटरी में चले गए, फिर वो कांग्रेस के साथ में अलग राजनीति करने लगे। लेकिन चाहे बीजेडी हो चाहे बीआरएस हो, इन दोनों पे निगाह रखिएगा कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में इनके लिए दरवाजे एनडीए के हमेशा खुले रहेंगे। नहीं तो ना भी खुले हों, इनका कोई बहुत एडवर्सेरियल पोजीशन नहीं रही है बीजेपी केंद्र में। जब राज्यसभा में मदद चाहिए थी तो ऐसा तो नहीं है कि नवीन बाबू ने बहुत कष्ट दिया हो। देखिए, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक साकार एनडीए है और एक निराकार एनडीए है। तो इस निराकार एनडीए के कई सारे उपांग हैं, उसमें से बीआरएस है, बीजेडी है, जगनमोहन रेड्डी है, और कुछ हद तक मायावती भी है, क्योंकि वो निराकार एनडीए का हिस्सा है। क्योंकि वो जिस तरीके के कैंडिडेट देंगी, जिस तरीके की फाइट देंगी, वो कहीं ना कहीं आड़े तिरछे जाके बीजेपी को फायदा देगा। तो ये निराकार एनडीए, साकार एनडीए, तो निराकार एनडीए मिल करके 400 पार हो सकता है। मैं यही कहना चाह रहा था कि निराकार एनडीए के साथ में नंबर्स कितने जाएंगे ये देखने का होगा। लेकिन कंजर्वेटिवली स्पीकिंग, पिछली बार 2019 में एनडीए को 250 सीटें 350 सीटें मिली थी। 350 से 400 का सफर जो है ये 50 सीट का है। अगर आप ये सोचें कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25 सीट का ब्लॉक इसमें आंध्र प्रदेश का ऐड होता है, जो पिछली बार नहीं था। ठीक है, उसके बाद में बची हुई 25 सीटों के ब्लॉक में ये कोशिश कर रहे हैं कि और मैं इस 25 सीट के ब्लॉक में निराकार एनडीए को हटा भी दूं, जो कि वास्तव में 25 सीट का ब्लॉक है। 21 सीटें आपकी हो जाती हैं उड़ीसा की और 17 सीटें तेलंगाना की। तो अगर आप देखेंगे तो 25 सीट का स्कोप निराकार वैसे भी होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी 25 सीट का इनका ग्रोथ प्लान है, आप जिसे कहें ग्रीन फील्ड स्टेट्स में, जहाँ पे इनकी सीटें बढ़ने का स्कोप है। मसलन ज़्यादा सीट बढ़ा लड़के महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, ये सीटें पे बढ़ने का स्कोप जहां पे इनको लगता तो ये 370 का जो नारा है, वो आपका ये कहना है कि मर्जर एक्विजिशन अगर छोड़ दें कि बाद में आप जाकर के उनको तो ये महाराष्ट्र आपके हिसाब से एक ऐसा स्टेट है, यूपी है जहां पर आप उसको 10 सीट आगे, और बंगाल है जी, उड़ीसा है जी, बंगाल, उड़ीसा, और जो अपवाद वाली सीटें आपने गिनी इधर उधर, मतलब 1-2 इधर उधर वाली, तो उसमें सैचुरेशन स्कोर में ये 370 की प्रॉब्लम। फिर भी आप ये बताइए ना कि 300 से 370 सीटें, ये 70, मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल नहीं, इम्प्रॉबेबल है। मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ, हमारे आकलन में अभी ये इम्प्रॉबेबल लग रहा है, लेकिन अगर स्वीपिंग रिजल्ट आने लगे और टच कर जाए तो मुझे आश्चर्य भी नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि 270 272, क्योंकि एक ये भी बात चलने लगी कि किस तरीके से विपक्ष बीजेपी को 272 के नीचे ढकेल दे, तो वो वहां होगा। वो काम कांग्रेस नहीं, आप कह रहे हैं वो सिर्फ नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन कर सकता है, अपनी सीटों पर कर सकता है, लेकिन वो घटाएगा भी तो 270 वाले मामले को टच करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस 200 पे अच्छा परफॉर्म करे ना, क्योंकि वो आप होते हुए नहीं देख रहे हैं, वो कांग्रेस का नहीं होते हुए दिख रहा। देखिए, आप एक चीज ध्यान रखिए संकेत, 2004 होगा कि नहीं होगा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि 2004 और 2024 का बेसलाइन क्लियर कीजिए। 2004 का बेसलाइन 1999 के चुनाव थे, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। 1999 में भाजपा के वोट थे तकरीबन 24% और कांग्रेस के वोट थे तकरीबन 28%, यानी भाजपा से 4% ज्यादा। और 2024 का बेसलाइन है 2019 का चुनाव, जहां पे भाजपा के थे 37% और कांग्रेस के थे 19 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी करीब करीब 18% ज्यादा। 4% माइनस से 18% सरप्लस, यानी स्विंग कितना हुआ 22%। तो 2024 में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बेसलाइन बदल गई, और 22% का उलटफेर करने के लिए जिस तरीके का कैंपेन, जिस तरीके का ग्राउंड स्वेल, जिस तरीके की एनर्जी दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही, वो ना आंकड़ों में दिख रही है, न सब्जेक्टिव
एनालिसिस में दिख रही है, ना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में दिख रही है। और मैं केवल 200 सीटों पे अटका हूं, मैं 243 छोड़ दे रहा हूं। मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 243 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर घट के 30% भी हो जाए तो भी 272 क्रॉस होता है, क्योंकि 200 सीट पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट अभी भी 90% का है। तो कांग्रेस का फाइट करते हुए दिखना बहुत जरूरी है, जो आपके हिसाब से नहीं दिख रहा है अभी तक नहीं दिख रहा, आंकड़ों में नहीं दिख रहा, सब्जेक्टिवली भी नहीं दिख रहा। आप ही देखिए ना, आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो इन 200 सीटों पे या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाले राज्यों में जितना बड़ा डैमेज मध्य प्रदेश की हार ने कर दिया है, अगर आप मध्य प्रदेश के पके हुए एक फल को भी तोड़ के ठीक से नहीं खा सकते हैं, और मध्य प्रदेश की हारी हुई बाजी को अगर भाजपा केवल संगठन के उससे, ऑर्गेनाइजेशनल उससे, हार के मुंह से अपनी जीत खींच के निकाल सकती है, तो कुछ तो मौलिक रूप से गड़बड़ है ना कहीं पर। और जब तक वो उस मौलिक रूप से जो गड़बड़ है उसको आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक सिचुएशन बदलना मुश्किल है। इसलिए विपक्ष और कांग्रेस को अलग अलग करके देखिए, और विपक्ष के नेताओं की तैयारी और कांग्रेस की तैयारी, इन दो को अलग अलग देखिए तो बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ। जब आप दोनों को मिल जोड़ देंगे तो घालमेल दिखता है। तब हम कंफ्यूज होते हैं कि विपक्ष के नेता जो एग्रेसिव हैं, हम कंफ्यूजन में पड़ते हैं कांग्रेस भी उतनी एग्रेसिव है या कांग्रेस की भी उतनी तैयारी है। तब हमको लगता है कि नहीं मामला पलट रहा है, मामला बदल सकता है। लेकिन द मोमेंट यू सेग्रीगेट देम, 100, 200, 243 दिमाग में रख के आप एनालाइज कीजिए। न इन 100 सीटों पे बहुत ज्यादा भाजपा के लोगों को उम्मीद बढ़ाने की जरूरत है कि हम बहुत बड़ा तख्ता पलट कर देंगे, न 200 सीटों पे विपक्ष के लोगों को बहुत उम्मीद बढ़ाने की जरूरत है कि कांग्रेस जो है बीजेपी को पलटा देगी। रियलिस्टिक 243 पर मुकाबला 243 का है। वो मुकाबला जो है वो तय करेगा 270 या 370। मतलब 543 की जगह 280 नहीं, 543 की जगह 243 की लड़ाई है। 543 नहीं, 243 की लड़ाई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मतलब लोकसभा 543 सीट्स का होता है। यशवंत देशमुख जी कह रहे हैं कि वो देखने की जरूरत नहीं है, 243 देखो। 243 देखिए, उसको देखो तो उससे एक आइडिया मिलेगा। यशवंत जी, इतना समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत आनंद आया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रेड माइक के लिए। उम्मीद करते हैं कि अपना संवाद जारी रहेगा। थैंक यू यशवंत जी, थैंक यू।